इस लेसन में हम सीखेंगे कि हमने अगर वर्डप्रेस की वेबसाइट किसी एक सर्वर से या एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे माइग्रेट करनी हो तो वो हम कैसे करेंगे, या अगर हमने वेबसाइट की डोमेन चेंज करनी है, सिर्फ डोमेन चेंज करनी है सेम होस्टिंग पे या सेम सर्वर पे, तो वो कैसे होगी। इसको हम मैन्युअली भी कर सकते हैं और प्लगइन्स की मदद से भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमने वर्डप्रेस की वेबसाइट एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कैसे करनी है। अभी हम मौजूद हैं अपने लोकल सर्वर पे और उस पे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास दो वेबसाइट्स मौजूद हैं। एक का यूआरएल है localhost/dgskills और दूसरी का यूआरएल है localhost/demo। हम देख सकते हैं कि दोनों वेबसाइट्स देखने में भी डिफरेंट हैं और इनका कंटेंट भी डिफरेंट है और ये दो कंप्लीट अलग अलग इंस्टॉलेशंस हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि हम ये जो डिजी स्किल्स वाली वेबसाइट है इसको हम माइग्रेट कर लें यहाँ पे डेमो वाली वेबसाइट पे या डेमो वाले यूआरएल पे, यहाँ पे कम्प्लीटली रिप्लेस हो जाए और दोनों वेबसाइट देखने में जो है वो एक जैसी हों, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम डिजी स्किल्स वाली वेबसाइट के एडमिन में लॉगिन करेंगे। यहाँ पे हम प्लगइन में जाएंगे और यहाँ पे हम ये वाली माइग्रेशन हम ऑल इन वर्डप्रेस माइग्रेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि हमने फ़ाइल में उसको एक्सपोर्ट किया था साइट को, या फाइल का बैकअप बनाया था और फाइल डाउनलोड करके उसके बाद हमने फ़ाइल को इंपोर्ट भी कर लिया था। अब अगर आप डिफरेंट प्लगइन यूज़ करना चाहते हैं फॉर एनी रीज़न, क्योंकि कुछ होस्टिंग कंपनीज़ में कुछ प्लगइन्स जो है वो हो सकता है कि वो वहाँ पे अलाउड ना हो या वो वहाँ पे काम ना करें, तो आप अल्टरनेट प्लगइन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे मैं आपको एक डिफरेंट प्लगइन का डेमो दूंगा ताकि आपको मल्टीपल प्लगइन्स का आइडिया हो कि अगर एक काम नहीं कर रहा तो दूसरा आपने कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैंने डुप्लीकेटर नाम के प्लगइन का यूज़ किया है। डुप्लीकेटर प्लगइन जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पे आप एक नया डुप्लीकेटर का मेन्यू देखेंगे। यहाँ से आप पैकेजेस में जाएंगे, पैकेजेस में जाने के बाद यहाँ पे आप न्यू का इंतखाब करेंगे। न्यू के बाद यहाँ पे आप डिफरेंट ऑप्शंस देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप अगर सिर्फ डेटाबेस बैकअप करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को चेक कर लेंगे, अगर नहीं तो इसको रहने देंगे। अब फाइल फ़िल्टर्स आप लगा सकते हैं कि अगर आपने कुछ फाइल्स एक्सक्लूड करनी है, फॉर एग्जांपल जैसे कैशे का फ़ोल्डर है जो आप एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करना चाह रहे, या कोई और अपनी इंस्टॉलेशन का फ़ोल्डर है जिसको आप मूव नहीं करना चाह रहे या बैकअप का पार्ट नहीं बनाना चाह रहे, ताकि आपके जो बैकअप का साइज़ है वो मिनिमम हो सके। यहाँ पे आप पाथ के थ्रू भी उसको एक्सक्लूड करा सकते हैं और एक्सटेंशन के थ्रू भी एक्सक्लूड करा सकते हैं। यहाँ पे आपको शॉर्टकट्स दिए गए हैं, फॉर एग्जांपल आर्काइव टाइप, जो भी ज़िप फाइल है, रेयर फाइल है, कोई भी आर्काइव टाइप की फ़ाइल है उसको आपने एक्सक्लूड करा देना है। या आप कहते हैं मीडिया टाइप की फ़ाइल है, कोई वीडियो है, कोई ऑडियो है, यूजुअली इन फाइल्स का साइज़ काफ़ी ज़्यादा होता है तो आप इनको एक्सक्लूड करा सकते हैं। अगर आपको ये फाइल्स आपकी वेबसाइट पे मौजूद हैं और आपकी साइट का साइज़ काफ़ी बढ़ रहा है तो आप इनको एक्सक्लूड भी करा सकते हैं। नॉर्मली आपको आर्काइव्स को एक्सक्लूड कर लेना चाहिए, क्योंकि वो आपकी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी में जो है वो असरअंदाज नहीं होते आपकी वेबसाइट को रन होने में। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट किसी फाइल्स का यूआरएल भी दे सकते हैं। यहाँ पे आपने फ़ोल्डर दिया, यहाँ पे आपने एक्सटेंशंस बता दी और यहाँ पे आप डायरेक्ट फाइल्स का भी यूआरएल या पाथ दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ यहाँ पे आप फाइल्स का पाथ भी दे सकते हैं, यूआरएल नहीं देना, सिर्फ पाथ दे सकते हैं। जिस तरह ये वाला पाथ बन रहा है इसी तरह आप किसी अगर फाइल का डायरेक्ट पाथ बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। उसके बाद आप इंस्टॉलर में यहाँ पे अगर उसको पासवर्ड प्रोटेक्ट बनाना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, और अगर आप डेटाबेस में कोई चेंजेस जो है वो रिप्लेस करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन मैं इंस्टॉलर को डिफ़ॉल्ट ही रखूँगा और उसके बाद नेक्स्ट पे जो है वो क्लिक कर दूँगा। अब आपकी वेबसाइट स्कैन होगी, डिपेंडिंग ऑन साइज़ ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी ले सकता है, और यहाँ पे आपको जो है वो दिखाया गया है कि इसकी कंप्रेस करने से पहले या इसका ज़िप फाइल बनाने से पहले या आर्काइव फाइल बनाने से पहले इसका साइज़ कितना है। अगर
यहाँ पे कोई साइज़ ज़्यादा जिस फोल्डर का होगा वो आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा। यहाँ पे सबसे बड़ा फोल्डर अपलोड्स का है और अपलोड्स में भी एक सब फोल्डर है जिसकी साइज़ जो है वो 28 MB है। अगर कोई फोल्डर बहुत बड़े साइज़ का होगा तो वो यहाँ पे आपको साइज़ चेक में जो है वो बता दिया जाएगा कि ये फोल्डर बहुत ज़्यादा बड़ा है, आप इसको अगर एक्सक्लूड करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर मैं इसको चेक करूँ तो अब ये जो है वो एक्सक्लूड हो जाएगा, लेकिन मैंने इसको एक्सक्लूड नहीं करना। सारी चीज़ें ओके हैं, यहाँ पे आपको गुड का आ रहा है। अगर किसी में कोई मसला होगा तो वो आपको बता दिया जाएगा, उसको आप वहाँ पे फिक्स कर सकते हैं या उसको एक्सक्लूड करा सकते हैं। सारी चीज़ें ओके होने के बाद मैं इसको क्या कहूँगा, बिल्ड। तो अब ये बैकअप इसका बन जाएगा, आपकी फाइल्स का भी आपके डेटाबेस का भी। हम इसका वेट करेंगे कि कब ये बनता है। हमारा जो है वो बैकअप कंप्लीट हो गया है, बैकअप बन चुका है और अब हमारे पास यहाँ पे दो फाइल्स जो है वो हमें नज़र आ रही हैं डाउनलोड होने के लिए। एक आर्काइव की फ़ाइल है जिसमें आपकी फ़ाइल्स और डेटाबेस मौजूद है, इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। और दूसरी फ़ाइल है इंस्टॉलर की जो कि एक PHP की फ़ाइल होगी, हम इसको भी डाउनलोड कर लेंगे। अब हमारा बैकअप वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, जहाँ से हमने साइट को बैकअप करना था या साइट को एक्सपोर्ट करना था, वो पार्ट हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। अब हमारा सेकंड पार्ट है कि हमने अब इसको जाके इंपोर्ट भी करना है। सो इंपोर्ट करने के लिए जहाँ पे ये वाली साइट इंस्टॉल्ड है वहाँ पे आएंगे, उसके फोल्डर में आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डेमो वाली साइट के फोल्डर में आऊँगा, यहाँ पे देखेंगे डेमो। अब यहाँ पे जितनी भी फाइल्स पड़ी हैं इसको न्यू फोल्डर बना के मैं कहता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल बैकअप ओल्ड बैकअप बनाया। सारी फाइल्स को जो है वो कॉपी करके यहाँ पे ट्रांसफ़र किया। यहाँ आप इनको डायरेक्ट डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस यही है कि आप ओल्ड साइट को भी कहीं पे बैकअप कर लें, ताकि अगर इन केस आपकी जो नई वेबसाइट है उसमें कोई इश्यूज़ हों, कोई प्रॉब्लम आ जाए, अगर आपने क्विकली वापस जाना है अपनी ओल्ड साइट पे तो आप जो है बगैर किसी परेशानी के अपनी ओल्ड साइट में जा सकें। सो मैंने ओल्ड साइट की फ़ाइल्स जो हैं वो यहाँ पे बैकअप कर ली हैं। इसी तरह आप अपनी होस्टिंग से या आप अपने वर्डप्रेस के एडमिन से अपने डेटाबेस को भी बैकअप कर लेंगे। अब जो डाउनलोड शुदा फ़ाइल थी, दो हमने फ़ाइल्स डाउनलोड की थी, एक आर्काइव की और दूसरी इंस्टॉलर की, इनको हम कॉपी कर लेंगे और अपनी डेमो वेबसाइट के रूट पे आके उसको प्लेस कर देंगे। अब डेमो वेबसाइट को खोलेंगे तो हमें यहाँ पे ये बैकअप का फोल्डर नज़र आ रहा है और उसके साथ साथ हमें ये दो फाइल्स नज़र आ रही हैं। सो हम installer.php वाली फ़ाइल जो है उसको हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें प्लगइन ने ऑटोमेटिकली कुछ चीज़ें चेक की हैं, वो यहाँ पे हमें नज़र आ रही हैं। हम कह देंगे कि जी ठीक है, वैलिडेशन सारी चीज़ें उसने चेक करनी थी वो सब ठीक है, कि इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं इस प्लगइन के फंक्शन करने में, तो वो सब ठीक है। हमने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया है। अब वो जो ज़िप फाइल थी या जो आर्काइव की फ़ाइल थी वो फाइल्स एक्सट्रैक्ट हो गई हैं। अब यहाँ पे हमने जो है वो डेटाबेस का जो है वो देना है कि हमने एग्जिस्टिंग डेटाबेस को भी यूज़ कर सकते हैं और हम न्यू डेटाबेस भी बना सकते हैं। तो हम चूँकि हमने एग्जिस्टिंग डेटाबेस को हमने यूज़ नहीं करना, तो हम नया डेटाबेस बना लेंगे। अगर आपने एग्जिस्टिंग डेटाबेस को यूज़ करना है तो उस डेटाबेस में जो भी कंटेंट होगा वो सारा रिमूव हो जाएगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैंने एग्जिस्टिंग को यूज़ नहीं करना, मैं एक नया बना लूँगा। तो यहाँ पे हम न्यू का दे देंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल DSWP-DSWP_new यूज़र। अगर आप मैक के यूज़र हैं तो पासवर्ड इसका रूट होगा और यूज़र नेम भी रूट होगा, और अगर आप विंडोज़ पे हैं तो पासवर्ड यूजुअली जो है वो ब्लैंक होता है और यूज़र नेम जो है वो रूट ही होता है। यहाँ पे आप एडिशनल सेटिंग्स भी चेक कर सकते हैं डेटाबेस की, और उसके बाद नीचे टेस्ट डेटाबेस कनेक्शन जो आपने फॉर एग्जांपल लॉगिन डिटेल दी है यहाँ पे कि ये ठीक है कि नहीं, तो आपका टेस्ट जो है वो पास हो गया है, इसका मतलब है सब ठीक है। तो अब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको दोबारा से कंफर्मेशन के लिए
एक पॉपअप आ रहा है कि ये आपने लॉगिन डिटेल्स दी हैं, क्या ये ठीक है? आप कहेंगे जी बिल्कुल ठीक है। अब हमारा डेटाबेस न्यू क्रिएट भी हो गया है और उसमें हमारा डेटा जो है वो बैकअप जो था वो भी डेटाबेस का इंपोर्ट हो गया। अब यहाँ पे साइट का टाइटल और यूआरएल जो है वो अपडेट होगा पुराने यूआरएल से, क्योंकि हमने जहाँ से साइट का बैकअप लिया था उसका यूआरएल ये था localhost/dgskills। लेकिन अब साइट का नया यूआरएल क्या होगा? localhost/demo। तो यहाँ पे इसका पाथ और यूआरएल जो है वो चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यह मैनुअली डेटाबेस में भी जाके कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हम प्लगइन के थ्रू कर रहे हैं तो इसलिए प्लगइन जो है ये काम भी हमें करके देगा। तो अब हम इसका एडमिन का यूआरएल यहाँ से खोलेंगे तो हम देख सकते हैं कि हम localhost/demo पे आए और यहाँ पे हमें एडमिन का लॉगिन पेज नज़र आ रहा है। लेकिन अगर हम फ्रंट एंड पे जाएं तो हम देख सकते हैं कि ये वेबसाइट और ये वेबसाइट बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, बिल्कुल सेम टू सेम है, जैसा कि हमने उसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह हमने मूव कर लिया। मैंने दोनों यूआरएल या दोनों साइट्स लोकल होस्ट पे यूज़ की हैं क्योंकि फ़ाइल्स अपलोड करने में टाइम लगता है, लेकिन इसका प्रोसीजर बिल्कुल यही है। आप अपनी एक होस्टिंग से या एक यूआरएल से उसको डुप्लीकेटर को इंस्टॉल करेंगे, वहाँ से पैकेज बनाएंगे, पैकेज में आपको 2 फाइल मिलेंगी, उनमें से एक आर्काइव की फ़ाइल होगी, एक इंस्टॉलर की फ़ाइल होगी। उसको आप नई लोकेशन पे जाके अपलोड कर देंगे। जो installer.php की फ़ाइल है उसको आप रन कर लेंगे, वहाँ पे आप उसको डेटाबेस की डिटेल देंगे। अगर आप किसी होस्टिंग पे हैं तो डेटाबेस की डिटेल्स आपको सारी वहाँ से मिल जाएंगी जब आप न्यू डेटाबेस बनाएंगे अपनी होस्टिंग के कंट्रोल पैनल से। डेटाबेस का आपको जो होस्ट होता है वो मोस्टली लोकल होस्ट होता है और उसके साथ साथ उसका डेटाबेस का नेम और डेटाबेस के यूज़र का नेम, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप एंटर करके जब क्लिक करेंगे तो प्लगइन जो है वो आपकी फ़ाइल्स को भी खुद से एक्सट्रैक्ट कर लेगा और डेटाबेस को भी खुद से इंपोर्ट कर देगा और उसके साथ साथ जो यूआरएल्स रिप्लेस होने हैं उनको भी खुद ब खुद ऑटोमेटिकली रिप्लेस कर देगा। जब ये सारे स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आपकी वेबसाइट जो है वो रेडी टू यूज़ होगी। और जब आप माइग्रेशन के बाद फर्स्ट टाइम एडमिन में लॉगिन करेंगे तो डुप्लीकेटर का प्लगइन आपको एक नोटिस शो करेगा कि आपने कुछ फाइल्स जो है वो क्या करनी है, डिलीट करनी है। यहाँ पे आएंगे WP एडमिन में आएंगे, इसको लॉगिन कर लेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें कुछ नोटिफिकेशंस नज़र आ रहे हैं। साइट माइग्रेट करने के बाद अभी हमने अपनी वेबसाइट में फ़र्स्ट टाइम लॉगिन किया है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें एक मैसेज नज़र आ रहा है डुप्लीकेट की तरफ से। ये हमें बता रहा है कि हमारी जो installer.php की फ़ाइल है और जो उसकी ज़िप फाइल है, फॉर सिक्योरिटी रीजंस हमें उनको डिलीट कर देना चाहिए। उसकी वजह ये है कि अगर आपकी ज़िप फाइल कोई मौजूद है तो ये पब्लिक यूआरएल पे मौजूद है, तो हो सकता है कोई आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट वहाँ से डाउनलोड कर ले उस ज़िप फाइल के नेम के थ्रू। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से प्लगइन ही बता रहा है कि ये फाइल्स उसने डिलीट कर दी हैं। इंस्टॉलर की फ़ाइल भी डिलीट कर दी है और आर्काइव की फ़ाइल जो ज़िप फाइल थी वो भी डिलीट हो चुकी है। तो यहाँ अब आप पैकेजेस में जाएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ नज़र नहीं आएगा क्योंकि हमने इस साइट पे कोई पैकेज नहीं बनाया। तो अब आप इस प्लगइन को यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं क्योंकि डुप्लीकेटर का काम यहाँ पे ख़त्म हो गया है। तो अब आप अपनी वेबसाइट जो है वो नई यूआरएल वाली बिल्कुल बगैर किसी मसले के यूज़ कर सकते हैं। आप डिफरेंट लिंक्स को क्लिक करके देखेंगे कि सब ठीक चल रहा है, सारे पेजेस जो है वो ठीक हैं। कभी कभी हो सकता है कि आपको एरर आए कि आप किसी पेज पे क्लिक करें और वो आपको 404 का पेज जो है वो दिखाए या नॉट फाउंड पेज दिखाए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, परमालिंक्स में जाएंगे और जो भी आपकी परमालिंक्स की सेटिंग थी पुरानी साइट पे उसी को सिलेक्ट करेंगे और सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। तो 404 वाला इशू आपका माइग्रेशन के बाद जो आया था वो जो है वो आपका फिक्स हो जाएगा। तो इस तरह हम प्लगइन की मदद से किसी भी वर्डप्रेस की वेबसाइट को एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर सकते हैं।